प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना साथी सतीश शर्मा चेतना करियर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि रंग खेलने के बाद में आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने निजी कामों में व्यस्त होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि पिछले 3-4 साल से रीट और जैसी कई भर्ती परीक्षाओं ने आपका पूरी तरह से समय ले रखा था। अभी इस समय आप फ्री हैं और फ्री हैं तो आप अपनी मस्ती में व्यस्त हैं और अपनी मस्ती में व्यस्त के साथ साथ में मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा, एक छोटी सी लाइन के मार्फत आपको एक याद दिलाना चाहता हूं। बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, आपकी भी किस्मत चमक सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे कल विभाज्य के बारे में, डिवीजन के बारे में कल हमने पढ़ा और कल मैंने आपको बताया कि जो ये कैलकुलेशन का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने आप में आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा मेथड्स है। तो आप इसको पूरे सिरे से पढ़ें। पिछले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आप देखें और साथ ही साथ बार बार का एक निवेदन जो आज भी मैं कर रहा हूं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट शेयर करें। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं चलता हूं अपनी क्लास में। तो आज की क्लास जो कल हमने छोड़ी थी वहीं से शुरू होने वाली है और वहीं से जब क्लास शुरू होगी तो हम देखते हैं थोड़ा सा प्रीवियस की हमने क्या पढ़ा था, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिमाइंडर यहां पर करेंगे। मैंने कल आपको लास्ट में एक चीज बताई थी, कुछ विशेष नियमों के बारे में हम जिक्र कर रहे थे और आज हम उन्हीं विशेष नियमों को लेकर के एक बार पुनः रिमाइंडर करेंगे। मैंने लिखा था आपको, एक पॉइंट में बताया था कि वे संख्याएं जो किसी अंक के 3 बार दोहरान से बनी है, कितनी बार? 3 बार दोहरान से बनी है, वह संख्या 3, 37 व 111। शायद हो सकता है लास्ट क्लास में मैंने 101 लिखा था फिर उसको क्रॉस कर दिया था, तो आप वहां नोटिस करें वो 111 था। 3, 7 और 111 से अवश्य विभाजित होंगी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहां आपसे बात करता हूं, दोनों पेज लेकर के आपसे बात करूंगा। मैंने क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया कि कोई संख्या किसी अंक के 3 बार रिपीटेशन से बनी है, जैसे 3, 3, 3, तो ये संख्या डेफिनेटली विभाजित होगी किससे? एक तो 3 से डेफिनेटली विभाजित होगी, एक 37 से डेफिनेटली विभाजित होगी और एक 111 से डेफिनेटली विभाजित होगी। तो यदि कोई ट्रिपल एक्स नंबर है, कोई नंबर ऐसा है जो ट्रिपल एक्स है, ऐसा एक सवाल पूछ लिया जाता है कि एक प्राकृत संख्या ट्रिपल एक्स की फॉर्म में है, ट्रिपल एक्स से आपको समझ में आ गया कि एक्स का मान जो भी है सेम है, एक जैसा है, तो वह संख्या किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी? वहां आपको इनमें से जो भी ऑप्शन मिले आपको उस ऑप्शन को सही करना। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको लिख रखा है कि यदि कोई संख्या, ये तो 3 बार रिपीटेशन की बात कर रहे हैं हम, कितनी बार बेटा? 3 बार रिपीटेशन से बनी है। इसी का मैंने पॉइंट नंबर 2 ले रखा है, उसमें मैंने आपको बता रखा है बेटा कि कोई संख्या यदि किसी अंक के 6 बार दोहराने से बनी है, कितने बार बेटा? 6 बार रिपीटेशन से बनी है, 6 बार दोहरान से बनी है, तो मैं एक बात यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि वो इनसे तो डिवाइड होगी। जब 3 से हो रही है, 3 अंक की संख्या इन 3 से हो रही है, तो इनसे तो डेफिनेटली होगी कि 37 और 111, इनसे तो डेफिनेटली होगी। इसके अलावा वो संख्या 7 से, 11 से, 13 से और 21 से भी डिवाइड होती है। और इसका सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार दोहराने से बनी है तो वह निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं हो सकती? और उसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए था आपका 7, ऑप्शन नंबर बी आपका था 101, ऑप्शन नंबर सी आपका था 111
और ऑप्शन नंबर डी आपका था 37। सवाल क्या था, एक बार पुनः बोल रहा हूं कि यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार रिपीटेशन से बनी है तो वह निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यदि 6 अंक के दौरान से अंक 6 बार रिपीट करने से बनी हुई है तो 3 से भी होगी बेटा, 37 से, 111 से भी होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी और 21 से ऑलवेज भी डिवाइड होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर कहा है कि कौन सी से नहीं होगी, तो हम कहेंगे भाई 101 से नहीं होगी। वापिस अपन चलते पॉइंट नंबर 3 की ओर। हमने पॉइंट नंबर 1 को देख लिया है और पॉइंट नंबर 2 को हमने देख लिया है। आगे पॉइंट नंबर 3 है कि वे संख्या जो किसी 2 अंक की संख्या से, 2 अंक की संख्या कैसी होनी चाहिए, 2 अंक की संख्या के 2 बार रिपीटेशन से बनी है। जैसे 2 अंक की संख्या है कोई भी 55, 56, 78, सॉरी 55, 55, 55, 55 लेना आप इसको, यहां पर मिटाता हूं 1 मिनट। 55, 55, 78, 78, 36, 36, ऐसे यदि कोई नंबर्स हैं तो डेफिनेटली वो संख्या जो होती है वो 101 से विभाजित होती है। ये 101 ऑप्शन में आ जाए तो ये केवल एक ही रूल्स में काम करेगा कि 2 नंबर की तो कोई संख्या होनी चाहिए और उसका 2 बार रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर यदि मैं एक फॉर्म में आपसे बात करना चाहूं तो वो संख्या एक अल्फाबेटिक फॉर्म में किस प्रकार होगी, वो ऐसे होगी बेटा, XY XY, ऐसे किसी फॉर्म में बनी हुई है तो डेफिनेटली वो किससे डिवाइड होगी, 101 से डिवाइड होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे जो ये 4 और 5 रूल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है और यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं हम। x की पावर n कोई भी संख्या में x माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 बचता है। इसको हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। इसने कहा है कि x की पावर n कोई नंबर है, x की पावर n कोई नंबर है और उसको हम डिवाइड करें x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करें बेटा, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं हम इसको x माइनस 1 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है वो सदैव 1 रहेगा बेटा। कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, 1 बचेगा, ये आपको याद रखनी है। आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, तो मैं यहां पर एक बात कहूंगा कि n चाहे सम हो या विषम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n का मान कुछ भी हो। जैसे हम मान लेते हैं बेटा x एक कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लें, x बराबर हम क्या क्या मान सकते हैं, x बराबर मैं 3 मान लेता हूं, x बराबर मैं छोटी संख्या लेता हूं तो कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 5 मान लेता हूं, 2 मैंने मान ली, और n का मान मैं यहां पर मान लेता हूं बेटा, n बराबर मैं यहां पर मानता हूं, एक बार मैं 3 मान लेता हूं और एक बार मैं 4 मान लेता हूं और एक बार मैं मान लीजिए 2 मान लेता हूं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 3 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिए हैं, तो कैसे होगा। ये कह रहा है कि x की पावर n, मान लीजिए हमने माना कि x हमारा 3 था, तो 3 की पावर 3 ले लूं या 3 की पावर 4 ले लूं या 3 की पावर 2 ले लूं। इसको जब मैं कभी भी डिवाइड करूंगा किससे, x माइनस 1 से, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करूं, इसको भी 2 से डिवाइड करूं और इसको भी 2 से डिवाइड करूं, तो ये कहना चाह रहा है कि रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या बचता है बेटा, 1 बचता है। मैंने यहां सम और विषम दोनों ले लिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइएगा आप कि बेटा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 का मतलब होता है 9, और 9 को मैं जब 2 से भाजित करूंगा तो क्या मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। आप कहोगे यस सर। 3 की पावर 4, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर होता है बेटा 81, और 81 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 40 बार पूरा पूरा भाग जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, तो आप कहोगे सर 1 बचेगा। यदि मैं लूं 3 की पावर 3, तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 बराबर होता है 27, और 27 को मैं डिवाइड करूं बेटा 2 से तो 13 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। बात आई है समझ में आपके। x की जगह यदि मैं 5 भी ले लेता तो आप करके देख सकते हैं, 5 की पावर कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस पे सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं
कि भैया 17 की पावर 286 को यदि डिवाइड किया जाए 16 से तो भाग शेष फल क्या बचेगा, तो शेष फल क्या बचेगा, एक सवाल मैंने यहां पर लिया है, क्या बचेगा। अब जैसे ही बड़ा सवाल आता है तो विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप देखिएगा यहां पर मैंने क्या किया है, 17 की पावर 286, मैंने कहा n की पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, और उसको डिवाइड कर रहा हो x माइनस 1 से, तो x में मान लेता हूं मेरा x है 17, क्या है x 17 है, ये मेरा x है। बोला गुरुजी मेरा x तो पता नहीं कौन है, x का नाम लेकर के गुरुजी मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता हूं, बहुत ज्यादा मेरे को दर्द होता है ना। पर अपन यहाँ सवाल पढ़ रहे, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा काबू रखें, है ना बेटा। चलिए x का मान हमने माना यहाँ 17 और 17 की पावर है 286, और उसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। x मतलब हमारा 17 था, इसको 17 माइनस 1 यानी 16 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था, इस एग्जाम्पल में हमने सीखा था कि x की पावर n कोई भी नंबर है और उसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो आप एक बार में यदि थ्योरीज में आ दे तो आप बता सकते हैं कि शेषफल क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे सवाल दिया आपको 25 की पावर 1207 प्लस 32 की पावर 318 को 17 से, सॉरी 17 की जगह आप इसको मैं थोड़ा सा 17 वाले को आगे लूंगा, को 24 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। सवाल बिल्कुल एज इट इज फॉर्म पे था, अभी हमने एक सिद्धांत पढ़ा है, अब हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे और 3 सिद्धांत पढ़ने के बाद में इस चीज को हम कर सकते हैं। जैसे आप एक बात तो कह सकते थे यहां पर कि सर इसमें तो ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, यहां तक तो 24 से डिवाइड करें, x की पावर कोई भी हो, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो गुरुजी यहां तो मैं बता सकता हूं कि भाई एक शेषफल बचेगा। लेकिन यहां क्या बचेगा, इसके लिए अपन चलते हैं रूल नंबर 2 और 3 को पढ़ने के लिए, तो हम देखते हैं वापस से कि हम क्या पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम, उसी का मैं एक रिपीटेशन लेकर के आया हूं, उसको भी आप देख ले। x की पावर n कोई भी संख्या में, अब की बार हम x प्लस 1 का भाग दें तो शेषफल हमारा x ही बचता है। शेषफल क्या बचता है बेटा, x की पावर n, और n का मान चाहे सम हो या विषम हो, उसमें हमें यदि भाग देना हो x प्लस 1 से तो हमारा शेषफल क्या बचता है, जितना x है उतना ही बचता है। कैसे देखते हैं, इसने हमसे कहा है कि x की पावर n कोई संख्या है और उसको मैं डिवाइड करूं x प्लस 1 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा जो शेषफल है वो क्या बचता है बेटा, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर शेषफल आपका x ही बचता है। क्या बचता है, x ही बचता है। कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 2-3 संख्याएं मैं लेता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं x का मान मेरा था 6 और 6 की पावर, ये तो मेरा x का मान है 6, और n में 2-3 लेकर के बात कर रहा हूं, एक में 2 ले लूं, एक में 3 ले लूं, एक में 4 ले लूं, ठीक है। यदि यहां पर हम देखें कि x की पावर n, अभी मैं 2 मान रहा हूं, तो x की पावर n 6 की पावर 2 को डिवाइड करें x प्लस 1 यानी 7 से। पहला सवाल यही बना, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, तो आप कहोगे 6 के 6 गुणा 6 करते हैं तो क्या आता है बेटा 36, और 36 में हम 7 का भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, हमारा क्या बचेगा 1। मैंने क्या कहा था आपको, x की पावर n में x प्लस 1 का भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है, x बचता है। एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं रूल को, थोड़ा सा कहां चला गया। x की पावर n कोई संख्या है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यही था ना, यस। x की पावर n कोई भी संख्या है, उसमें x प्लस 1 का भाग दे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 x की पावर n, और इसमें हम
3 का भाग दें तो 2 दूनी 4 दूनी के 8 और 8 में 3 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा बेटा 2। x जितना x था, एक बार दोबारा देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं x है मेरा 5 और 5 की पावर में लेता हूं 3 और इसमें x+1 यानी 6 से भाग देता हूं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 मेरा आया 125 और 125 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे 6 से, तो मेरा शेषफल क्या बचेगा तो आप कहोगे 5। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होती है। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा विभाजित होती है किससे, a प्लस b से। a प्लस बी से ऑलवेज भी डिवाइडेड होगी, बट यहां एक कंडीशन होती है, n का मान जो है वो विषम होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में लेकर के आपसे बात करता हूं कि 3 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 3 और इसको मैं भाग दूं 8 से। ध्यान देना, a की पावर n, a मेरा 3 है, 3 की पावर 1 विषम लिए मैंने, छोटी लिए। फिर b को मैंने ले लिया 5, 5 की पावर 3, ये भी विषम ले ली, और इसको डिवाइड करूं मैं a प्लस बी से, तो a का मान 3 था, b का मान 5 था, इसका मतलब 8 से डिवाइड किया, तो ये पूरी तरह डिवाइड होगा, होगा या नहीं होगा देखते हैं। 3 की पावर 1 का मतलब है 3 और 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 गुणा 5 125, और ये पूरी तरह डिवाइड होगा बेटा किससे, 8 से। ठीक है, 125 और 3 128 भाग देंगे 8 से, तो क्या ये पूरी तरह डिवाइड होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। 8 एकम 8, कितना बच गया 4, 8 6 की 48, पूरी तरह से विभाजित हो गया। कई बार ये सवाल थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है, कैसे, एक एग्जांपल से अपन समझ। ये देखिए, इसमें एक छोटी सी बात और है, इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। मैंने क्या कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि यदि कोई संख्या इस प्रकार है जहां पर a की पावर भी n यानी विषम है और b की पावर भी n यानी विषम है, तो वो संख्या डेफिनेटली किससे विभाजित होगी, इन दोनों के योग से विभाजित होगी। तो अभी तक हम एक सिद्धांत पर पहुंचे हैं कि 29 की पावर 37 और 17 की पावर 37 जो है वो विषम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या डेफिनेटली 29 प्लस 17, 9 7 16 का 6 हासिल 1 और 2 3 और 1 4, 46 से विभाजित होगी। अब एक थोड़ी सी बात समझना, यहां पर 46 ऑप्शन में तो है, लेकिन ये कह रहा है कि को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि गुरुजी ने ये नियम बताया था, 29 और 17 और 46 लगा देते हैं। 46 विभाजित करेगी, ये पूछ रहा है नहीं करेगी, मतलब 3 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित करेंगी, एक संख्या ऐसी है जो विभाजित नहीं करेगी। तो इसके लिए मैंने एक बिंदु इसके नीचे डाल रखा है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है तो उस संख्या के गुणनखंड भी उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल से हम बात करें, 100 एक संख्या है और इस संख्या को पूरी तरह एक संख्या है 10 जो विभाजित करती है, मतलब 10 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 10 के जितने भी गुणनखंड हैं उनका भाग भी 100 में पूरा पूरा जाएगा। 10 का पहला गुणनखंड होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 5 और फिर होता है 10। तो डेफिनेटली मैं ये बात कहूंगा कि यदि कोई संख्या 10 से विभाजित है तो उसके फैक्टर से, उसके गुणनखंड से डेफिनेटली क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब इसमें 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो हम यही चीज यहां कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 46 से विभाजित है तो वो संख्या 23 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 23 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो 46 के साथ साथ 23 से भी विभाजित होगी, और 46 का एक गुणनखंड 2 भी है तो 2 से भी विभाजित होगी। 11 का भाग 46 में नहीं जा रहा है, 11 46 का एक गुणनखंड नहीं है, इसलिए किससे विभाजित नहीं होगी, तो आपका आंसर आएगा 11 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और अपन लेवल के सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, एक संख्या मैंने यहां पर और एक सवाल लिया है, इसको भी थोड़ा सा समझना।
49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी? 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी? उसी सिद्धांत पे काम करता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, एक तो ये सिद्धांत था, एक था a की पावर n प्लस b की पावर n, और जहां पर n का मान n इज इक्वल टू ए विषम नंबर, एक ओड नंबर है ये, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे थे कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो ये संख्या डेफिनेटली डिवाइड होती है a प्लस b से, और a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो ये संख्या जहां n का मान भी विषम होना चाहिए, तो ये संख्या डिवाइड होती है a माइनस b। एक इसी के नीचे का नियम था जिसपे मैं चलना चाह रहा था थोड़ी देर पहले, जब मैं नियम बता रहा था तो इसके जस्ट बाद में एक नियम आया था। देखिए, मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले अपन ने जो सवाल किया था उसमें देखा था कि a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से विभाजित होती है जब n का मान क्या हो बेटा, विषम हो। देख ली ये बात। इसी के जस्ट नीचे मैंने एक बात लिखी है कि a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी यदि n का मान क्या हो बेटा, विषम हो। तो दोनों चीज एक साथ में अपन लेकर के चलते हैं, एक साथ में अपन लेके चलते हैं। अब अपन ने सवाल पे वापस आते हैं अपन। यस, यहां पर a की पावर n माइनस b की पावर n है। एक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 की पावर 15, क्या फर्क पड़ रहा है भैया जी, 1 की पावर तो कुछ भी लगा दो आप, मान तो एक ही रहेगा। तो क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, 1 की पावर 15 लिख सकता हूं। अब हमारा सिद्धांत क्या बना, हमारा सिद्धांत बन गया बेटा ये कि यदि कोई नंबर a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो निश्चित रूप से वो a माइनस b से विभाजित होगा। तो a माइनस b से विभाजित होगा तो 49 माइनस 1 यानी किससे विभाजित होगा, 48 से। ये आपका आंसर आना चाहिए। 48 हमने देखा तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो मैंने एक बात आपको कही थी कि यदि ये 48 से विभाजित होगा तो ये 1 से भी विभाजित होगा, इसका एक गुणनखंड है, ये 2 से भी विभाजित होगा, ये 3 से भी विभाजित होगा, ये 4 से भी विभाजित होगा, ये 8 से भी विभाजित होगा बेटा, और ये 16 से भी होगा, 24 से भी होगा और 48 से भी होगा। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं, इसके गुणनखंड हैं। यदि आपको तकलीफ आ रही है गुणनखंड निकालने में तो नंबर सिस्टम के बाद में मैं आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, तो आप उस क्लास को पूरा देखेंगे। एक क्लास रहेगी 40 मिनट की, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना, कितने सम गुणनखंड निकलते हैं, कितने विषम गुणनखंड निकलते हैं, और रीट के अंदर तो ये स्पेशली चैप्टर दे रखा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, उसके योग के बारे में, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, कितने कुल गुणनखंड होंगे, आदि आदि सवाल उससे पूछे जाते हैं, जो कि 2016 में भी पूछा गया है और 2012 में भी पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था। तीनों में एक एक प्रश्न उसके पूछे गए थे। 2021 में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, पर कोई बात नहीं। तो मैंने ये कहा कि a की पावर n माइनस b की पावर n कोई नंबर है तो बेटा a माइनस b से विभाजित होगा, तो हमने कहा 49 माइनस 1 48 से विभाजित होगा, और जो नंबर 48 से विभाजित होगी तो डेफिनेटली वो 1 2 3 4 8 16 24 और 48 से विभाजित होगी। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, आप कहोगे गुरुजी 8 मिल रहा है, तो किससे विभाजित हो जाएगी बेटा, वो 8 से विभाजित। बात आई समझ में। एक बात और मैं यहीं पर बता देता हूं आपको, एक बात और मैं आपको यहीं बता देता हूं जो मैंने लास्ट बिंदु में ले रखी है, चलिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है मैंने इसके बारे में आपको कल बता दिया था, फिर भी अपन एक बार यहां थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। भाई a की पावर n और b की पावर n, यहां पर मैं बात कर रहा था आपसे, इसको ऊपर ले लेता हूं, और n का मान प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये कह रहा है कि n का मान विषम होना चाहिए। तो ये एक एल्जेब्रा की बहुत अच्छी कंडीशन होती है कि a की पावर विषम में मान लीजिए क्यूब है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब कह दूं या माइनस b का क्यूब कह दूं, क्योंकि इसने यही कहा है कि ये जो मान है ना, ये n का ऊपर जो पावर लगती है वो विषम होना चाहिए। तो जब हम इसको खोलते हैं तो बेटा a प्लस b होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। आपने देखा होगा कभी भी
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला या ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला खोल करके देखा है क्या, उसका एक कॉमन गुणनखंड ए प्लस बी निकलता है। और सेम है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अपन करते हैं तो उसमें भी एक कॉमन गुणनखंड ए माइनस बी निकलता है। लेकिन एक लास्ट बात और आती है कि यदि इसकी जगह संख्या सम हो, इसकी जगह क्या हो, संख्या सम हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर प्लस जब होता है ए प्लस बी का स्क्वायर आपने किया है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां कहीं भी ए प्लस बी कॉमन नहीं आता है। तो सेम कंडीशन में बात मैं यहां पर करता हूं कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n। जैसे हमने एक अलजेब्रा के अंदर एक कंडीशन पढ़ी है, वो कंडीशन क्या कहती है, वो कंडीशन ये कहती है बेटा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जब कभी हम खोलते हैं तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी मिलता है। अब ये स्क्वायर है जो सम संख्या की, इवन संख्या की फॉर्म में है, तो हम यहां पर एक बात कह सकते हैं कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी से भी विभाजित होता है और a माइनस बी से भी विभाजित होता है। मतलब यदि मैं ये चीज जो आपको दो बात समझाई थी, तो मैं यहां पर एक ही बात कहूंगा कि a की पावर n प्लस बी की सॉरी माइनस, प्लस में हम कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे, माइनस बी की पावर n कोई संख्या दे रखी है और n का मान सम है, तो डेफिनेटली मान के चलना कि वो संख्या a प्लस बी से भी विभाजित होगी और a माइनस बी से भी विभाजित होगी। तो यहां पर एक सवाल इसी के फॉर्म में मैं आपको लेकर के आया हूं, थोड़ा सा उसको देखिएगा किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। देखिए सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा 23 की पावर 10 माइनस 1024 को पूरी तरह विभाजित नहीं करेगा। एक तो करेगा या नहीं करेगा, इस बात पे थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा बेटा, कौन सा विभाजित करेगा और कौन सा विभाजित नहीं करेगा। तो यहां 23 की पावर 10 है और 10 पावर जो है वो बेटा सम है, और सम के बारे में हमने एक ही बात कही है कि बीच में साइन किसका आना चाहिए, माइनस का। बोले गुरुजी प्लस का आ गया तो ऐसी स्थिति में उसका एक निश्चित मान निकालना संभव नहीं है। तो यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, 23 की पावर 10 माइनस 1024 को हम कहते हैं 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब जब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n हो, जहां पर n का मान सम हो, ऐसी स्थिति में इस संख्या को a प्लस बी भी विभाजित करेगा और a माइनस बी भी विभाजित करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये आपसे चर्चा की थी। तो अब आप देखिए बेटा कि इस संख्या को 23 और 2 25 भी डिवाइड करेगी और 23 माइनस 2 मतलब 21 भी डिवाइड करेगी, और जब ये डिवाइड करेंगी तो इनके फैक्टर डेफिनेटली इनको डिवाइड करेंगे। 21 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर इसके बाद 7 होता है और फिर इसके बाद 21 होता है। 25 के क्या होंगे, 1, 5 और 25, यही होंगे ना बेटा। ये नंबर्स जो हैं डेफिनेटली इनको विभाजित करेंगे, इसके अलावा कुछ मिल रहा हो तो वो विभाजित नहीं करेगा। अब देखिए इसमें क्या है, 1, 5 और 25, तो यहाँ 5 दे रखा है, ये तो विभाजित करेगा। यहां 3 और 7 भी मिल रहे हैं, ये विभाजित करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो कौन सा नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा बेटा, 4 नहीं करेगा। और एक सवाल को सरल करने का एक तरीका भी होता है कि जब हमें 3 का पता लग गया कि ये करेगा तो चौथा ऑटोमेटिक बच जाता है। इसको कहते हैं इट्स कॉल्ड ए तुक्का मेथड। और आप तुक्का कैसे लगाते हो, आपका तुक्का लगाने का तरीका अलग है। कई विद्यार्थी में देखता हूं कि गुरुजी तुक्का लगाते हैं, अच्छा यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं तुक्का लगाने की सटीक ट्रिक। आनंद आ गया भाई, मौज कर दी आपने तो है। तुक्का लगाने की ट्रिक में कुछ भी नहीं होता है, 15 मिनट के वीडियो में आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तुक्का कैसे लगाते हैं, भगवान हनुमान जी देख बहुत बहुत अगरबत्ती लगाई और लगा दिया, जिस पे टिक गया उस पे लगा दिया। तो तुक्का मत लगाइए। तुक्का लगाने की एक ही ट्रिक हमारे नजर में है कि 3 ऑप्शन सही आपको पता लग गए तो चौथा ऑटोमेटिक बच गया, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता है। ये तुक्का लगाने की सटीक ट्रिक है। चलिए थोड़ा सा और आगे अपन बात करते हैं इसी को लेकर के। जी उम्मीद है कि अब तक जो आपको समझाया है वो बात पूरी तरह समझ में आ गई होंगी।
5 बिंदु थे और पांचों बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक हम नया बिंदु लेते हैं, आजकल ये लेटेस्ट है और इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका नाम मैंने यहां पर दिया है उत्तरोत्तर विभाजन। उत्तरोत्तर का मतलब बार बार विभाजन किया जाता है। पहली बात तो इसको उत्तरोत्तर विभाजन कहते कैसे हैं और होता क्या है, आप समझने का प्रयास करिए। भाग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भागफल को पुनः भाज्य मानकर प्रयोग करते हैं। कैसे, समझिए एक बार थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि एक संख्या है मेरे पास में 50 और इसको मुझे भाग देना हो 3 से। किससे देना हो? 3 से। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कहता हूं बेटा कि जब 3 से मैंने 50 को भाग दिया तो 16 बार भाग चला गया, 16 × 48, मेरा क्या बच गया? 2 बच गया। यही है ना। इसको हम क्या कहते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये डिवाइजर या भाजक कहलाता है, ये डिविडेंड या भाज्य कहलाता है, ये क्यूटोनेंट या भागफल कहलाता है, और बेटा ये जो नीचे बचा हुआ है इसको शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, यही है ना बात, यही चीज मैंने आपको बताई थी ना। चलिए, ये कहता है कि भाग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भागफल को पुनः भाज्य मानकर प्रयोग करते हैं। पहली बार हमने देखा कि ये हमारा भाज्य था, अगली बार यदि किसी संख्या से हम भाग दें उत्तरोत्तर यानी लगातार, तो दोबारा से इस भागफल को पुनः भाज्य मान लें। अब की बार हम 16 में फिर से भाग दें, 16 में फिर से भाग दें, इसका जो भी नंबर ये बताए उसका। भाई एक संख्या को 3, 5 और 7 से लगातार विभाजित किया जाए ऐसा बताता है। तो ऐसे में उत्तरोत्तर विभाजन और आगे यही चलता रहेगा। इसका जो भागफल आएगा उसको पुनः भाज्य मान लें, उसका आएगा उसको पुनः भाज्य मान लें। एक्चुअल में मैंने आपको कहा था कि विभाजन की ये जो प्रक्रिया है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, और इसमें एक जो है इसका प्रयोग जो किया जाता है बेटा, वो 2 बड़ी संख्याओं का मैसेपे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो उसमें मैसेपे कैसे ज्ञात करते हैं एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं, वहां पे आपको उत्तरोत्तर विभाजन समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा 60 और 108 का मैसेपे क्या होगा, ये एक उत्तरोत्तर विभाजन की प्रक्रिया है। मैसेपे क्या होगा, और मैसेपे निकालने की बहुत सारे विधियां हमारे पास में हैं। एक तो परंपरागत मेथड है जिसको गुणनखंड मेथड कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, 60 और 108 ऐसे लिखते हैं बेटा और फटाफट 2 का भाग देते हैं। 30, 54, फिर 2 का दिया, 15, 27, फिर 3 का दिया, 5 और 9, फिर 3 का दिया, 5 और 3, फिर 3 का दिया, 5 और 1 और फिर 5 का दिया, 1 और 1। यही प्रक्रिया करते हैं ना। और मैसेपे के लिए, लेसेपे होता है तो इन सबका गुणा करते हैं, और मैसेपे में जो जोड़े मिलते हैं उन जोड़े में से एक संख्या उठाते हैं, यही करते हैं ना। तो हम 3 दूनी के 6 इनका मैसेपे बता देंगे, क्योंकि एक जोड़ा ये मिल रहा है, एक जोड़ा ये मिल रहा है। ये तो हमारा है गुणनखंड मेथड। लेकिन मैंने कहा उत्तरोत्तर विभाजन की प्रक्रिया से मैसेपे कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं। ये 108 हमारा भाज्य था, इसमें हमने किसका भाग दिया बेटा? 60 का भाग दिया। तो 60 एकम 60, बच क्या गया? 48। क्या बच गया? 48। अब हम क्या करते हैं कि 60 को वापस उठाते हैं और इसमें भाग देते हैं 48 का। हालांकि यहां पर भागफल को नहीं उठाया है, मैं एक प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं, ये मैसेपे निकालने की एक प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं। उत्तरोत्तर विभाजन जो होगा उसमें केवल और केवल हमें भागफल को उठाना है। यहां भागफल को नहीं उठाया, यहां पे भाजक को उठाते हैं, लेकिन हमें भागफल को उठाना है। जब सवाल देगा तब कुछ सवालों पे हम चर्चा करेंगे। तो 48 एकम 48, क्या बचा? 12। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें इस प्रक्रिया को दोहराना होता है। अब की बार फिर हमने 48 को भाज्य मान लिया और 12 को भाजक मान लिया, फिर से भाग दिया, 12 चौके 48। ये हमारा क्या आ गया? 0। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती जाती है, और इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम मैसेपे निकालना कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लास्ट भाग गया है, तो इसका मैसेपे कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो वही चीज हम यहां पर देख रहे थे, भाग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भागफल को पुनः भाज्य मानकर प्रयोग करते हैं और इसी प्रक्रिया को जारी रखते हैं, तो वो उत्तरोत्तर विभाजन कहलाता है। अब कुछ सवालों पे मैं चर्चा करता हूं यहां पर, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो,
इसमें एक सवाल दिया कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 1 और 2 बचे, और ये चीज आपको दे दी। तो एक तरफ तो अपन लिख लेते हैं क्या, भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है, और एक तरफ अपन लिख लेते हैं बेटा क्या, शेषफल जो हमारा शेष बच रहा है। इस प्रोसेस को सरल करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने क्या कहा कि किस किस से भाग दे रहे हैं, कि बोला गुरुजी पहले 5 से, फिर 3 से और फिर 7 से, ऐसे ही दे रहे हैं ना। और रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है 2, 1 और 2। ठीक है, तो इससे हमें जब संख्या निकालनी हो तो बेटा हम जो लास्ट छोर है वहां से शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, जब कभी भी हमारी लाइन इस क्रम में रहेंगी, इस क्रम में, तो हमें प्लस करना है। बाकी यदि यूं चले या डायगोनली चले उसमें हमें गुणा करना है। तो यहां से हम चलते हैं, ये हमारा प्लस होगा, +7 और 2 9। ठीक है, 9, 2 और 7 9, बात आई ना समझ में। 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 27। फिर ये इधर की लाइन में चल रहा है तो प्लस हो गया 28। 28 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 140, और फिर इसमें क्या करेंगे, 28 को 5 से गुणा किया, 20 पंजे 100, 2 + 7 9, 9 तिये 2 + 7 9, 9 तिये 27, 27 और 1 ये प्लस कर दिया 28। अब किया हमने 28 गुणा 5 140, और 140 में प्लस किया हमने क्या 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 142। ये हमारा छोटे से छोटा नंबर होगा जो 5, 3 और 7 से भाजित करें तो 2, 1 और 2 रिमाइंडर देता हो। तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ध्यान रखना, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। वैसे हमारे यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा बैक जाएं, एक बार पुनः समझे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने क्या कहा है कि इस क्रम में या इस क्रम में, जब एरो हमारा इस क्रम में चले या इस क्रम में चले तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। और जब हमारा ऊपर या विकर्णते चलेगा तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, गुणा करना है, और नीचे के छोर से चलते हुए इस छोर पे पहुंचना होता है। ये हमारा एक उत्तरोत्तर विभाजन की एक प्रक्रिया होती है। एक सवाल और समझिए हम, तो उससे हमारा और अच्छे से समझ। चलिए, एक संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। हमारा भाजक क्या है 3, और शेषफल क्या मिला बेटा 1। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जब भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। यहां तक सबसे पहले तो हमें वो नंबर निकालना होगा कि नंबर क्या है, और फिर उस नंबर को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो हम उसी मेथड से चलेंगे। यहां क्या करेंगे बेटा, बोलते चलें आप साथ साथ में, तो अलर्ट रहेंगे। आप कहोगे प्लस करेंगे, 1 और 2 3 हो गया, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया। मतलब हमारा वो नंबर छोटे से छोटा क्या था, 10 था। ये कह रहा है कि उस नंबर को, उस संख्या को जो हमें मिली है उसको 6 से भाग दे दिया जाए, तो 10 को यदि मैं भाग दे दूं बेटा 6 से, किससे 6 से, तो 6 एकम 6, मेरा शेषफल क्या बचेगा 4। वही प्राप्त करना चाह रहा है ये पे कि भाई शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें। कुछ दिक्कतें थोड़ी सी मुझे भी यहाँ सवाल हल करते करते आ जाती हैं, क्योंकि सुनसान इलाके में क्लासें चला रखी हैं, एक भी विद्यार्थी सामने नहीं है, ऑपरेटर्स अब सिस्टम को छोड़ के बाहर चले गए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अध्यापक खुद भी सपनों में खो जाता है ना। कभी वुडलैंड पार्क दिखाई दे जाता है, तो कभी चौपाटी दिखाई दे जाती है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक होने की संभावना। फिर अपने आप को काबू करते हैं कि भैया अरे कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, आप क्लास ले रहे थे, है ना। तो कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो आप इग्नोर करना, थोड़ी देर बाद में वो कॉन्सेंट्रेट होते ही मैं आपको तुरंत सही करने का प्रयास करूं। चलिए, अब अपन एक थोड़ा सा नया बिंदु लेकर के बात करेंगे। यहां से हमने कुछ अच्छे सवालों की बात तो कर ली है, आगे थोड़ा सा और चलेंगे कि इसी से सवाल हमेशा क्या क्या और अच्छे पूछ लिए जाते हैं। चलिए, ये जो भाग की प्रक्रिया है ना बेटा, इस भाग की प्रक्रिया में एलसीएम से भी सवाल आते हैं। मैंने आपको कहा था ना, ये नंबर सिस्टम ऐसा है जो लगभग प्रत्येक चैप्टर को कवर करता है।
तो एलसीएम में कुछ सवाल इसके भाजकता के पूछे गए हैं और मैं वहां से कुछ सवाल उठा के लाया हूं। उससे पहले चूंकि मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ाया है तो कुछ नॉर्मल सी बात आपके सामने करूंगा। एलसीएम और भाजकता का क्या रिलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। एलसीएम का संबंध गुणज से होता है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। एलसीएम का संबंध गुणज से कैसे होता है, आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल अपन यहां पर ले लेते हैं। यस, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं। भैया जी मेरा 10 और 12 है, ये दो नंबर हैं और इनका एलसीएम में निकालूंगा तो मेरा एलसीएम आएगा कितना, 60। ठीक है, क्या आएगा, 60। एलसीएम इंग्लिश में कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें एक शब्द आया मल्टीपल और एक शब्द आया बेटा लीस्ट और एक शब्द आया बेटा कॉमन। ध्यान से समझना तीनों बातों कि मल्टीपल होना चाहिए नंबर का, लीस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए और एक कॉमन होना चाहिए। वही संख्याओं का क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। देखिए 10 के यदि मैं मल्टीपल की बात करूं, गुणज की बात करूं, ये गुणज कहें मल्टीपल कहें बात एक ही है। ठीक है, तो 10 का पहला गुणज होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और आगे चलते जाएंगे अनंत। 12 की यदि मैं बात करूं तो 12 का पहला गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72 और आगे चलते ऐसे ही चलेंगे ना बेटा। एलसीएम फुल फॉर्म में क्या कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लिस्ट यानी छोटे से छोटा कॉमन गुणज ही संख्याओं का क्या कहलाता है, ल स प कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। लघुत्तम समापवर्तीय, एक शब्द और आ गया अपवर्त्य, चाहे अपवर्तीय कह दें चाहे गुणज कह दें बात एक ही है, मल्टीपल कह दें बात एक ही है। तो छोटे से छोटा, भाई छोटे से छोटा तो यहां 10 था लेकिन यहां कॉमन नहीं मिल रहा था, यहां 12 था तो यहां नहीं मिल रहा, 20 था तो यहां नहीं मिल रहा, 24 था तो यहां नहीं मिल रहा, 30 था तो यहां नहीं मिल रहा, 36 भी नहीं मिल रहा, 40 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 48 यहां नहीं है। आगे हमें पता लगा कि लिस्ट कॉमन जो दोनों में कॉमन है और छोटे से छोटा गुणज है वो क्या है, 60 है। तो मैंने बात यही कही है कि एलसीएम का संबंध गुणज से होता है। और यहां पर एक बात और कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दी गई संख्याओं का छोटे से छोटा कॉमन गुणज ही संख्याओं का क्या कहलाता है बेटा, लॉस ऑफ का कहलाता है। चलिए एलसीएम सदैव सबसे बड़ी संख्या से बड़ा होता है, एचसीएफ इसके विपरीत काम करेगा। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। यहां पर 10 और 12 का एलसीएम हम लें तो या तो 12 होगा या 12 से बड़ा होगा। 12 कब होगा, जब छोटी संख्या का भाग उसमें जा रहा हो। तो एलसीएम का एक रूल होता है कि सदैव सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है दी गई संख्याओं में, या फिर उससे बड़ा होता है, उसका एक गुणज होता है। एलसीएम सदैव सभी संख्याओं से जिनका वह एलसीएम है भाजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात बहुत छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट, समझिए। ये क्या कह रहा है कि एलसीएम, जिन संख्याओं का एलसीएम हमने निकाल लिया कि 10 और 12 का एलसीएम 60 है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये 10 से भी भाजित होगा और बेटा ये 12 से भी भाजित होगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और एक चीज मैंने पहले कही थी आपको, भाई एलसीएम जो होता है वो संख्याओं से भाजित होगा तो डेफिनेटली इसके मल्टीपल से तो भाजित है ही है, मल्टीपल तो है ही है इनका, ये भाजित है जो इसके फैक्टर से, इसके डिवाइजर से, इनके गुणनखंड से भी भाजित होगा। क्योंकि जो संख्या 10 से भाजित है तो वो 1 से भी भाजित होगी, 2 से भी भाजित होगी, 5 से भी भाजित होगी, 10 से तो है ही है। ये बात मैंने पहले की थी। तो जब 10 और 12 से विभाजित है तो 60 से होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनसे छोटी संख्या यदि अपन चाहते हैं तो इनके गुणनखंड से भी विभाजित होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में दो ही संख्याओं का भाग जाता है, या तो एक का या स्वयं का। अभाज्य वाला वीडियो आप देख लेना, उनका जो एलसीएम होगा वो सदैव इनका गुणनफल होता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 10 और 20 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें और विभाजन की बात करें तो डेफिनेटली आप मान के चलना कि वो एलसीएम की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है बेटा, क्योंकि इसकी परिभाषा में मैंने आपको ये बात बता दी है, सारी क्यूरी आपकी खत्म कर दी है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, अब ये 10, 20, 30, 40 कितनी संख्या दे दे, 8, 15, 27, 32 कुछ भी दे दे, तो निश्चित रूप से वो इनके एलसीएम को विभाजित करेगी, या जो विभाजित होगी वो इनका एलसीएम होगी। दोनों कॉन्ट्रास्ट वाली बातें। चलिए एक सवाल पे अपन नजर डालते हैं। 4 मैंने छोटी बातें की है और इससे ज्यादा बात अपन करेंगे जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब।
अभी अपन बात करते हैं यहां पे एक सवाल लेकर के कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9, 6, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें आप एक बात तो बता सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या वो होगी जो 6 से 9 से 12, 15 और 18 से भाजित होगी, वो इनका एलसीएम होगी। इनका क्या होगी बेटा? एलसीएम। क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्याओं का एलसीएम होती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो बढ़िया, हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 9, 12, 15, 18 एलसीएम निकालने की एक पद्धति हमारे पास में है। 2 का भाग देंगे, 3 बार गया, 9 में नहीं गया, 6 बार गया है, 15 में नहीं गया है, 9 बार गया। ठीक है, एक बार दोबारा 2 का जा रहा है, दे देते हैं 3, 9, 3, 15 और 9। फिर 3 का जा रहा है बेटा, दे देते हैं 1, 3, 1, 5, 3। फिर 3 का जा रहा है 1, 1, 1, 5, 1 और फिर 5 का जा रहा है 1, 1, 1, 1, 1 सारे आ गए। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हुआ? 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी के 90 और 90 दूनी 180। अब आप एक चीज यहां पर कह सकते हैं, इजी वे में कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या 180 होगी जो कि डेफिनेटली किससे? 6 से, 9 से, 12 से, 15 से और 18 से पूरी तरह से विभाजित होगी। लेकिन इसने क्या कहा? प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में ये सारे नंबर तो इसको पूरी तरह विभाजित करेंगे। अब ये कह रहा है कि 2 शेष बचने चाहिए, तो 2 क्या करें, हम इसमें जोड़ दें तो हमारी वो संख्या होगी 182। और 182 में जब हम 6 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। 9 का देंगे तो भी 2 बचेगा, क्योंकि 6 और 9 से तो 180 पूरी तरह विभाजित होता था। तो हमारा यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 182। 180 मत कर दें, क्योंकि इसने बता रखा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए? 2 शेष बचना। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसी का। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, बात की है इसने पूर्ण वर्ग संख्या की, क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। आपने एक बात तो समझ में आ गई कि 12, 15 और 25 से यदि कोई संख्या विभक्त होगी तो वो इनका एलसीएम होगी जो छोटी से छोटी होगी। जब कभी भी न्यूनतम की बात करेगा, निश्चित रूप से आप समझ लेना, विभाजन की प्रक्रिया में न्यूनतम संख्या संख्याओं का एलसीएम होती है। हम यहां पर 3 का भाग दे देते हैं शुरू में, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 25। एक बार 5 का दे देते हैं, 4, 1 और 5। अब यहां बच गया 4 का दे दें और 5 का दे दें, आ जाएगा कि 1, 1, 1। तो 5 के 20, 20 पंजे 100 और 100 300। न्यूनतम संख्या जो विभाजित हो वो तो 300 है, लेकिन इसने कहा कि वह पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग 300 नहीं है तो 300 का कोई न कोई गुणज एक पूर्ण वर्ग होगा। तो 300 का अगला गुणज आता है 600, ये पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है। अगला आता है 900, ये पूर्ण वर्ग है क्या? आप कहोगे है। तो डेफिनेटली हमारा सही आंसर क्या होगा? 900। 400 एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन वो इनसे विभाजित नहीं है पूरी तरह। जब हमें एलसीएम मिल गया तो एलसीएम का एक मल्टीपल ऐसा हमें जरूर मिलेगा बेटा जो एक पूर्ण वर्ग होगा किसी भी संख्या में, जब हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, यस। एक सवाल और लास्ट इस तरीके का कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 और 33 शेष बचता है। थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल पे सवाल आता है कि संख्या से किससे भाग दें? 20 से, 25 से, 35 से और 40 से। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? भाजक हैं। ठीक है, ये कहता है कि यदि ऐसे भाग देते हैं तो क्रम से जो शेषफल बचता है वो क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी शेषफल इसने बता रखा है 13, 18, 28 और 33। कि किसी संख्या में 20 से भाग देते हैं तो शेषफल 13 बचता है, 25 से भाग देते हैं तो 18 बचता है, 35 से भाग देते हैं तो 28 बचता है और 40 से भाग दे देते हैं तो 33 बचता है। भाई यदि 20 से भाग दूं मैं किसी संख्या में और 13 बचता हो, मैंने आपको कहा था कि मैं शेषफल प्रमेय पे चर्चा करूंगा, वहां आपको ये बिंदु थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप एक बात बताइए मुझे कि कोई संख्या मेरे पास है, उससे मैं 20 से विभाजित करता हूं तो 13 बच रहा है, इसका मतलब 7 और उसमें ऐड कर लेते, इनका डिफरेंस और ऐड कर लेते तो वो संख्या 20 से विभाजित होती क्या? इनका डिफरेंस क्या है? आप कहोगे गुरुजी 7 है। क्या है?
7 है। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लेता 53 और 53 को भाग देता किससे, 20 से, तो आप क्या कहते हैं 20 दूनी के 40, सर क्या बच रहा है 13। यदि ये संख्या 7 और ज्यादा होती, मैं ये एक बात कह रहा हूं कि 20 से भाग देने पर 13 बच रहा है, इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 7 है। ये रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल कहलाता है ना, वो शेषफल प्रमेय में अपन बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरीज में। यदि ये 7 और ज्यादा होती तो क्या पूरी तरह विभाजित होती क्या, आप कहते होती। तो इन दोनों का गैप कितना है 7, इन दोनों का गैप कितना है 7, इन दोनों का गैप कितना है 7, इन दोनों का गैप कितना है। अब एक चीज हम समझ चुके हैं कि 20, 25, 35 और 40 से यदि कोई संख्या विभाजित होती है तो वो इनका एलसीएम होती है। क्या होती है, एलसीएम होती है या नहीं होती है, अभी थोड़ी देर पहले बात की। यदि हमें एलसीएम प्राप्त हो रहा है तो वो पूरी तरह विभाजित होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि हर स्थिति में 7 बचना चाहिए, तो हम उसमें 7 और जोड़ देंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम निकालते हैं, 20, 25, 35 और 40, इनका एलसीएम क्या होगा, 2 का भाग दे देते हैं, 10, 25, 35 और 20, फिर 2 का देते हैं, 5, 25, 35 और 10, फिर 2 का देते हैं, 5, 25, 35 और 2, सॉरी 5, 2 पंजे 10 है ना, फिर 5 का देते हैं 1, 5, 7 और 1, फिर 5 का देते हैं 1, 1, 7 और 1, और फिर 7 का देते हैं बेटा सारा 1 1 आ गया, यही हुआ ना। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 सत्ते 1400। हमारा रिजल्ट क्या आया, इनका एलसीएम क्या है 1400। लेकिन 1400 तो पूरी तरह विभाजित होगा, वह न्यूनतम संख्या होगी 1400, जो इनको पूरी ये संख्या है उसको पूरी तरह विभाजित करेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए 7, तो हम इसमें 7 और जोड़ देंगे तो हमारी वो संख्या होगी क्या 1407। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आए तो एक बार रिकैप करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलो अब मैं कुछ बात एक्स्ट्रा आपसे करूंगा 2 सवालों पर या 3 सवालों पर। आपको लगता है, मैंने आपको एक बात तो बता दी कि औसत में भी आपके नंबर सिस्टम से सवाल हैं, उसके बाद में मैं प्रतिशत की बात करूं तो उसमें भी सवाल हैं, यदि आयु संबंधी में बात करूं तो उसमें भी नंबर सिस्टम के सवाल हैं, रेल संबंधी में बात करूंगा तो उसमें भी नंबर सिस्टम के सवाल हैं। यहां पर हमने देखा, आप कहोगे गुरुजी बीजगणित के अंदर जाएं तो वहां पे भी क्या कोई भाग के सवाल आते हैं क्या नंबर सिस्टम में, तो अपन 1-2 सवाल ऐसे भी लेकर के आया हूं। एक देखिए सवाल, ये रीट L2 2021 में पूछा गया एक सवाल है कि x² + 7x + 10 को डिवाइड करें x + 2 से, तो उसका मान क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या बचेगा, कहना ये चाह रहा है मान क्या होगा या फिर भाग देने पे क्या हमारा बच जाएगा, वो चीज हमसे बता रहा है। तो ये एक द्विघात समीकरण है x² + 7x + 10, और इसको सरल करना आप जानते हो, इसको क्या करते हैं ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जो योग करें तब तो 7 और गुणा करें तो 10x² आना चाहिए। तो मैं इसको तोड़ता हूं, x² + 2x + 5x + 10, दोनों को जोड़ा तो 7x हो गया और दोनों को गुणा किया तो 10x² हो गया। x कॉमन ले लिया यहां पर मैंने, तो यहां बच गया x + 2, और यहां पर प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो यहां पे भी बच गया x + 2। तो एक तो मेरा हो गया बेटा x + 2 और एक मेरा हो गया x + 5। क्या मैं इस वाली सिचुएशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, आप कहोगे गुरुजी यस आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये कह रहा है कि इस नंबर को डिवाइड करें किससे, x + 2 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, x + 2 से x + 2 कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा बेटा x + 5। सही आंसर होगा 4th नंबर। तो आप ये नहीं माने, ये बहुपद के अंदर एक सवाल दे रखा था आपको, और बहुपद का सवाल में भी भाग की प्रक्रिया दे दी। तो कई बार क्या होता है, रीट में आया हुआ सवाल है L2 में 2021 में, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि भाग के सवाल कहीं भी आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं। चलो एक सवाल और अपन ले लेते हैं ऐसा ही, जो यहां से पूछा गया है। 47 की पावर 43 और 43 की पावर 43 और 47 की पावर 43 और 43 की पावर 47 का निम्न में से उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होगा कि यदि कोई संख्या किसी नंबर का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ऑलवेज वी डिवाइड दिस नंबर, इस नंबर को पूरी तरह से विभाजित करेगी। लेकिन मैंने यहां पर एक बात आपको बताई थी, यदि आपको याद नहीं है तो रिकैप करता हूं कि x की पावर n, चिन्ह है दोनों में प्लस का, प्लस
y की पावर n कोई नंबर है जहां पर n का मान विषम है, n का मान क्या है बेटा, विषम है, तो डेफिनेटली उस संख्या को x प्लस वाई पूरी तरह से विभाजित करता है। क्या मैंने ये बात आपको बताई थी क्या जब क्लास प्रारंभ की थी? तब नहीं बताई तो बैक चल के आप देखना, मैंने बताई है ये बात। तो यहां पर क्या हम ये बात कह सकते हैं क्या 47 की पावर 43 विषम है और इसकी पावर भी 43 विषम है, तो इस संख्या को 47 प्लस 43 विभाजित करेगी क्या? आप कहोगे यस करेगी। यहां पर भी हम देखते हैं कि इसकी पावर ये है विषम है, इसकी पावर ये विषम है, तो यहाँ 47 और 43, 47 प्लस 43 इसको भी विभाजित करेगा क्या? आप कहोगे यस करेगा। तो यहां पर इन दोनों संख्याओं को कॉमनली डिवाइड करने वाली जो संख्या है वो है 47 प्लस 43। एक लास्ट सवाल और आपके सामने ले रहा हूं जो कि पॉलीगन का है, ये भी बहुपद का है। एक बहुपद है जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से विभाजित करने पर भागफल x माइनस 2 देता है और शेषफल 3 देता है, तो वो कौन सा है? एलडीसी 2016 में पूछा गया एक सवाल। हमने इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा है। ये कह रहा है कि एक बहुपद है जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से विभाजित होता है, जिससे हम विभाजित करते हैं वो भाजक कहलाता है। मतलब हमें विभाजित किससे करना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से विभाजित करना है। ऐसा हम करते हैं तो हमारा भागफल आता है बेटा x माइनस 2, ठीक है, और शेषफल आता है बेटा 3। यही कंडीशन आएगी क्या? तो ये कह रहा है कि भाई वो बताओ कि वो बहुपद है कौन सा। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? भाज्य क्या है, ये पूछना चाह रहा है ना, यही पूछना चाह रहा है। जैसे हम एक छोटे से बिंदु पर वहीं चलते हैं कि 4 को भाजित करें 3 से, तो 3 एकम 3 और 1 हमारा रिमाइंडर। जब कभी हमें इस चीज का पता नहीं हो कि ये क्या है, तो हम क्या करते हैं, वापस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं। यदि हमें भाज्य निकालना हो तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही करते हैं क्या? तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ दें। आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को गुणा कर दें किससे? एक्स माइनस 2 से, और जो गुणनफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे? प्लस 3 करेंगे। देखते हैं थोड़ा सा। यस, तो पहले x से गुणा कर लेते हैं। x से एक्स स्क्वायर को गुणा किया तो ये क्या आ गया? एक्स क्यूब, प्लस x को x से गुणा किया क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, प्लस x को 1 से गुणा किया तो एक x लिख दें या x, ठीक है बेटा। माइनस 2 को गुणा किया एक्स स्क्वायर से तो हमारा आ गया माइनस 2x स्क्वायर। माइनस 2 को गुणा किया x से तो ये आया माइनस 2x, और माइनस 2 को गुणा किया 1 से तो ये आ गया माइनस का 2। और हमें क्या प्लस करना था? शेषफल प्लस करना था, तो मैंने कर दिया प्लस का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर कि ये एक्स क्यूब है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स क्यूब लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और माइनस का है 2x स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर तो प्लस का और 2x स्क्वायर माइनस का, तो क्या बचेगा? आप कहोगे गुरुजी माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा। इसका काम और इसका काम तमाम हो गया। आप कहोगे गुरुजी ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, तो इन दोनों को हम यदि सरलीकरण करें इनका तो हमारा क्या बचेगा? बोला गुरुजी माइनस का x बचेगा। इसका काम और इसका काम भी खत्म हो गया। प्लस के तो 3 है और माइनस के 2 हैं, तो क्या बचेगा? आप कहोगे गुरुजी प्लस का 1 बचेगा। यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन में अपन देख लेते हैं कहां पे लिखा होगा। देखिए अपना आंसर आया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या होगा बेटा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि भाग की प्रक्रिया के बारे में मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब अपन कल जो है वो बात करेंगे इकाई अंक के बारे में। वहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादा लंबी मैं इस क्लास को नहीं खींच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के तो अभी मैसेज आते हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे कि सर संख्या पद्धति में कितनी क्लास हैं। बेटा मेरा मानना ये है कि जब तक आप बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं और उसके लिए आपको 1 या 2 ही टेक्निक आती हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। यदि आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो बैडमिंटन के वो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, वो सारी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए जिससे आप अगले वाले को हरा सकें। तो इसी के लिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये वीडियोज आ रहे हैं ये आपकी आधारशिला है।
ये आपकी नींव है, और इस नींव को आप जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक आपके नीचे जो धरातल पे पैर खड़े हैं ना, ये डगमगाएंगे, और डगमगाओगे तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। तो अच्छे प्रदर्शन के लिए आप इन क्लासेज को अवश्य देखें। मेरा तो कहना यह है कि एक बार नहीं 2-3 बार देखें, और देखने के साथ में नोट करें, और ये बेसिक को आप अपने माइंड में बिठा लें, तो आपके आगे आने वाली जो भी प्रश्नावलियां हैं उन सब में आपको बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, आपको दिमाग में चिंतन और तर्क करने के अवसर मिलेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में कल फिर मिलूंगा नया वीडियो लेकर के। धन्यवाद, बाय बाय।